हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज है 23 मार्च 2024 और मेरे वीडियो काफ़ी लेट हो गए क्योंकि ईद के चक्कर में थोड़े से शॉपिंग भी थी और थोड़ा हेल्थ इश्यूज था। तो इस वजह से चलो आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल है पिक टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। मतलब क्या हो रहा है कि जो पिक जो ऑर्गन्स है ना वो ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट किए जा रहे हैं। मतलब कैसे, ऐसे नहीं डायरेक्टली कर दे, क्योंकि डायरेक्टली करेंगे तो बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफाई द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जो पिग के जो ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो ह्यूमन में ट्रांसफर करना, उसको हम क्या कहते हैं, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जैसे इसको क्या कहते हैं, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जीरो प्लांटेशन किसे कहते हैं। तो किसी मनुष्य में किसी जानवर के अंगों को ट्रांसफ़र करना ही जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, पिग्स में कौन कौन से जीन होते हैं, देखो GGTA1 ये खतरनाक होता है, इसकी 2 कॉपीज़ होती हैं। तो मॉडिफाई हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली डालेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो मॉडिफाई करें कि 1 कॉपी को हम हटा देते हैं। और जो सेकंड जीन होता है ना, 2 कॉपीज़ होती है इस जीन की जो कि खतरनाक होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, डीएनए, इसका डीएनए लेंगे इस जीन से और इसको हम फर्टिलाइज सेल में, मतलब जो फर्टिलाइज नहीं होगी उस सेल में हम इसको डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, जो पिग सेल के अंदर डाल देंगे, फिर उससे एक छोटा पिग पैदा होगा जिसमें क्या होगा, ये 2 पाई जाती है ना खतरनाक जीन, उसमें एक ही जीन होगा। और फिर इसको और मॉडिफाई करेंगे, इस तरीके से हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कि भारत का प्रजनन दर में कमी। ठीक है, मतलब टोटल फर्टिलाइज रेट कितना हो रहा है 2021 में, देखो कितना 2.23 है। ठीक है, और इंडिया का कितना है 1.29 एंड 1950 में हमारा 4.84 था और इंडिया का 95 6.8 था। तो कितनी तेज़ी से गिरावट आ रही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2050 में 1.83 होने का अनुमानित किया गया है। 47 देशों में टोटल फर्टिलाइज रेट रिप्लेसमेंट रेट से भी कम हो गई है। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, हमारी जो जनसंख्या है वो पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहे, इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट, इससे भी कम हो गई है। फिर है 2022 में ई वेस्ट उत्पन्न हुआ बड़े रिकॉर्ड तोड़े। यूएनओ ने कहा है कि ग्लोबल ई वेस्ट माइटर्स GM रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4th नंबर की है ये। ठीक है, ये मतलब ये जो बेस्ट मटेरियल के ऊपर जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन सी है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये कौन से नंबर की, ये है 4th नंबर की। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट बनाता कौन है, तो ये बनाता है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, ये मिलकर बनाते हैं ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर उसको रिपोर्ट को। इसके अनुसार 2022 में 62 मिलियन टन, जो 2010 की तुलना 82% अधिक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ई वेस्ट मटेरियल है या कचरा है वो कितने % बढ़ोतरी हुई है, तो 82%। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, फिर ई वेस्ट में क्या क्या होता है, पारा होता है, लेड होता है आदि, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब ई वेस्ट ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए क्या कर रही है सरकार, तो उसके लिए देखो ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया 2022 में ये, और ये जो समिति बनाई गई थी ना, ये 2016 का रिप्लेसमेंट। देखो केंद्र सरकार ने इन्फ्लुएंसर को चुनौती दी है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप का प्रचार नहीं करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल पे, टीवी में बहुत सारे में ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार करते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़। ठीक है, तो उनको सीधे सीधे चुनौती दे दी है, किसने दी है, केंद्र सरकार ने। देखो इस आर्टिकल में से कुछ कुछ जो समितियां हैं वो आ सकती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स कब का है, 2021 का है। फिर IT एक्ट सेक्शन कितना 79, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये सब किसके लिए बनाए गए हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग है ना उनको रोकने के लिए ये सारी समितियां बनाई गई हैं। तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी समिति नहीं है जो ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाता है। अब गैमलिंग एंड बेटिंग को रोकने के लिए कुछ कानूनी अधिकार भी हैं। भैया ये तो एक समितियां बनाई गई हैं कि भैया ये दिशा निर्देश करेंगे, मानना हो तो ठीक है, वरना फिर कुछ इनसे सख्ती से कार्रवाई नहीं की है। लेकिन ये जो हैं इनके अकॉर्डिंग हम ऑनलाइन गैमलिंग को रोक सकते हैं, ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो 7 शेड्यूल एंट्री 34 एम्पावर्स स्टेट। ठीक है, पब्लिक गैमलिंग एक्ट
1867, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998, फेमा 1999 एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री इम्पोजेस GST। तो ये सारे एक्ट्स, इनके ईयर्स भी पूछ सकते, तो प्लीज़ ध्यान से देखना आप लोग। तो अग्नासे JNCSR वैज्ञानिक ने अग्नासे में एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताया जो डायबिटीज़ को ठीक करने में मदद करेगा। पैनक्रियाज मिमिक सिल्क बेस्ड हाइड्रोजेल सिस्टम। अग्नासे के कार एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं। एक्सोक्राइन में क्या करते हैं, ये एंजाइम उत्पन्न करते हैं और इसकी फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन को मैनेज करता है और हार्मोन, और जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं वो हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल में राइट वेल्स। राइट वेल्स क्या होता है, बैलेनिडी फैमिली से बिलोंग करता है और इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसमें 3 प्रजाति होती हैं। साउदर्न राइट वेल्स जो कि पर्याप्त मात्रा में ठीक ठाक है, एंड नॉर्थर्न अटलांटिक राइट वेल्स ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, एंड नॉर्थ पैसिफिक राइट वेल्स जो इंडेंजर की कैटेगरी में आ रहे हैं। इनका भोजन क्या था, जू प्लांक्टन होता है, जो छोटे छोटे से समुद्र वगैरह में हरे हरे जो छोटे छोटे से जीव जंतु होते हैं ना, उन्हें जू प्लांक्टन कहते हैं। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच एक अभ्यास हुआ है जिसे कहते हैं IMT ट्राइलेट अभ्यास। ये समुद्री अभ्यास है। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, ऑपरेशन इंद्रावती हैती में भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती बताया। पिछले आर्टिकल में हमने देखा था कि जो हैती में काफ़ी उग्रता बढ़ गई है, कुछ कैदी मतलब वगैरह वहाँ से जेल से फरार हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ANJ एक प्रोजेक्ट आया। नेक्स्ट आर्टिकल ANAGRANINF प्रोजेक्ट। ANAGRANINF प्रोजेक्ट, ये इंडिया और स्पेन के मिलकर काम कर रहे हैं, एंटीबायोटिक बनाने के लिए कर रहे हैं। और कौन से बैक्टीरिया पे काम करने के लिए बना रहे हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उन पर। फिर ITU इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन, इसमें मेंबर कितने होते हैं, 193। स्थापना 1865 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। और ITU ने भारत को शेयर करने के लिए क्या आमंत्रित किया है। भारत और UFC की आलोचना, भारत ने की UFC यूनाइटेड फॉर कंसेशंस मॉडल की आलोचना की है। अब आलोचना करने का कारण क्या है, तो जैसे कि सब जानते हैं कि भारत क्या है, UN मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का अस्थायी सदस्य रह चुका है। लेकिन भारत क्या करता है, इसका स्थायी सदस्य होने की कोशिश कर रहा है, तो सभी देश भी सहमति जताता है कि हाँ भारत को इसका स्थायी सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो अब UNSC क्या है, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। मेंबर कितने हैं, 15, जिसमें 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। और 5 जो स्थायी होते हैं वो USA, UK, फ्रांस, रूस और चीन। अभी जो रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा 2017 में 18 में कि जो UNSC के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का था, तो वो होता है 2 साल का। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि ये स्थायी होने के लिए कोशिश कर रहा है। तो जो UFC होती है वो क्या करती है, इसकी स्थापना 1990 में होती है और इसको कॉफ़ी क्लब भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कॉफ़ी क्लब भी कहते हैं। सदस्य कितने होते हैं, 12 + 2 ऑब्जर्व कंट्रीज़ होती हैं। इसका कार्य है कि 5 जो स्थायी सदस्य हैं, US, UK, फ्रांस, रूस, चीन, इटली, तुर्की, पाकिस्तान, ETC, इनके काफ़ी सदस्य हैं। ठीक है, तो कुछ सदस्य इनमें से ये हैं। इसका कार्य क्या होता है, जो UNSC की अस्थायी सीटों को बढ़ाना, तो इसका काम है। पर ये क्या कह रहे हैं, नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे, जो जितनी हैं 5 स्थायी सदस्य हैं उतना ही रहेंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट ऐसे दे रहा है इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया क्या कर रही है कि इसकी आलोचना कर रही है, क्रिटिसाइज़ कर रही है। ओके, तो मैं बहुत जल्दी बताती हूँ, मतलब 1-1.5 घंटे के वीडियोज़ में 8 या 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और इसमें कुछ गलतियाँ तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। थैंक यू।